साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका दोस्त भाईडी और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं ये खास पेशकश प्लस माइनस के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस खास सीरीज में। चलते हैं हम नए प्रश्नों की ओर। हिंदी आप भाईडी सर से पढ़ रहे हैं और चलते हैं हम खास सीरीज के इन खास प्रश्नों की ओर। और ये सभी प्रश्न आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत मदद करेंगे, तो इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा, कानों तक मेरी आवाज को जाने दीजिएगा, हृदय तल में उतारना मेरा। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे बहुत ढंग से, उसके बाद में उसके उत्तर तक हम पहुंच बनाएंगे और एक एक प्रश्न को हम डिटेल करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, बिना किसी देरी के, बिना किसी औपचारिकता के। सवाल क्या है पहले पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया है? और DSSB हैड कल 21 फरवरी 2022 शिफ्ट सेकंड का ये सवाल है, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से। इसको बहुत ढंग से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो सर्वनाम होता है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम एक नाम सुना होगा आपने, पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके तीन भेद होते हैं साथियों। एक कौन सा होता है? एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है प्यारे दोस्त मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के अलावा एक होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। अब आपको बात यहाँ पर ले जानी है कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जब बात वाक्य में कहने वाले के द्वारा संपादित हो, या आप यूं कह सकते हैं कि वाक्य में जो वक्ता होता है, वाक्य को जो कहने वाला होता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष जिसके विषय में बात हो वो मध्यम पुरुष जो बात को सुनने वाला होता है यानी श्रोता होता है, उसको आप मध्यम पुरुष कह सकते हैं। और जो अन्य पुरुष होता है जिसके विषय में बात हो, जिसके विषय में बात तो उसे कहते हैं अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में एक तो आ जाता है तू, एक आ जाता है तुम, एक आ जाता है आप। ये शब्द देखने को मिलते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, अब यहां पर गौर करते हैं। मैं और तुम एक साथ पढ़ते थे, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर, तो ये तो हो गया जी उत्तम पुरुष का, क्योंकि मैं और तुम एक साथ पढ़ते थे। ये मध्यम पुरुष भी है इसमें, ये देखो तुम, क्योंकि इसमें सुनने वाला डेफिनेट। मैंने सदैव उसको अपना समझा, उसको, तो ये तो बात अन्य पुरुष की होगी। किसकी होगी? अन्य पुरुष की होगी। तो ये तो बात नहीं बैठ रही है। कल रिया ने तुम्हारी गेंद छीन ली थी, तो तुम्हारी का मतलब ये मध्यम पुरुष है। बिल्कुल ठीक है, मध्यम पुरुष है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कल रिया ने तुम्हारी गेंद छीन। आप लोग मेरे घर आइए, आप लोग मेरे घर आइए। एकदम देखो, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी, तीनों में मध्यम पुरुष। ये देखो, आप लोग सुनने वाले हैं तभी तो कोई कहेगा कि आप लोग हमारे घर आइए, तो इसमें भी मध्यम पुरुष है, इसमें भी मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। तुम्हारी, तुमसे ही तो बना है तुम्हारी। और देखो मैं और तुम, ये रहा मध्यम पुरुष, बिल्कुल ठीक है। कहाँ नहीं है? मैंने सदैव उसको अपना समझा, यहाँ मध्यम पुरुष नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब जो बने वो दोस्तों यही बनेगा, ऑप्शन बी ही बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब बनना चाहिए ऑप्शन बी। राइट, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है सवाल। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य की पहचान कीजिए। वर्तमान काल होता क्या है? हिंदी में जो दोस्तों काल होते हैं वो मोटे तौर पर तीन होते हैं। एक होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्यत काल। तीन काल होते हैं। एक कौन सा काल होता है? भविष्यत काल। अब आपको बता दूं कि इनके भी कई टाइप होते हैं, जैसे भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, ऐसे। तो वर्तमान काल का एक भेद है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान, बात तो वर्तमान में हो जाए और वो पूरी हो जाए तो फिर आप समझ लेना कि वह पूर्ण वर्तमान काल का
वाक्य। वह गया होगा, तो ये तो संदिग्ध है। क्या है? संदिग्ध। अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है गया है कि नहीं गया है, तो संदिग्ध। वह पढ़ रहा है, ये कंटिन्यूअस है, अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण, पूरा नहीं हुआ काम पढ़ने का। मोहन आया है, बिल्कुल ये पूर्ण है, आ चुका है, मोहन आ गया है। सूर्य पूर्व से निकल रहा है, तो ये तो कंटिन्यूअस है, यानी अपूर्ण। ये भी अपूर्ण है, ये भी अपूर्ण, और ये संदिग्ध है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब आपका जो बने वो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, राइट आंसर। ठीक है। DSSS भी हेड कलर 21 फरवरी 2022 सेकंड का ये सवाल होता है, और इसका सही जवाब आपको आ ही गया है। इसका सही जवाब आप क्या करोगे? थर्ड नंबर यानी तीसरा सवाल क्या है आपके लिए? सवाल तीसरा कह रहा है कि संप्रदान कारक का मूल विभक्ति चिन्ह क्या है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। अरे बड़ा आसान है। संप्रदान कारक पूछा तो कारकों की संख्या ना दोस्तों 8 होती है। कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कारकों की संख्या 8 होती है, तो एक में से होता है संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान। इसका मूल कारक और चिन्ह जो होता है वो होता है केली। क्या होता है? केली। और ये के लिए किसके लिए आता है? कुछ देने के लिए या कुछ देने के संदर्भ में आता है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये का अधिकार ये किस में आता है जानते हो क्या? उसका है, इसका है। से अलग होना ये अपादान में आता है, अपादान में आता है। और ये साधन के अर्थ में ये कर्ण में आता है, करण में। और ये जो है कुछ के लिए कुछ देने के संदर्भ में ये संप्रदान में आता है दोस्तों। ये किस में आता है? संप्रदान में आता है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो बनेगा वो ऑप्शन डी ही बनेगा। आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। राइट, राइट सर। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर आए तो सवाल क्या कह रहा है सुन लो। निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम कहते किसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसकी अगर परिभाषा की बात हो तो सर्वनाम कहते किसे हैं आप ये समझ लो। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, होने वाले वाले शब्दों को, शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए प्यारे दोस्तों कि बताइए ये जो सर्वनाम है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हो, वह एक बार फिर अपने विद्यालय में प्रथम स्थान पर रही। देखो यहाँ पर प्रथम स्थान पर वह ये तो पुरुषवाचक है। कोई आदमी के लिए ही कहा गया होगा तो पुरुषवाचक है। यह आजकल बहुत खुश रहता है, ये भी पुरुषवाचक है। सामने जो बड़ा सा मकान है वह मेरा है, निश्चित ही। ये कौन सा है? देखो ये कहाँ गया? ये प्रश्नवाचक है। ये क्या है? प्रश्नवाचक है। तो यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल जाता है कि ये मकान निर्जीव की बात है, और वह शब्द आया है तो ये निश्चित है। उंगली करके बताया जा रहा है कि यह मकान मेरा है। जो बड़ा सा मकान दिख रहा है वह मेरा है। निश्चयवाचक सर्वनाम सी ऑप्शन में प्रयुक्त हुआ है। इसका सही अर्थ है कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। DSSS भी हेड कलर 21 फरवरी 2022 सेकंड का ये भी सवाल है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ ये कि पिछली परीक्षाओं में आ चुके सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखना, अनेश्वरीय एकेश्वरीय यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से विलोमार्थक युग्म की पहचान कीजिए। दो शब्द दिए हैं, एक शब्द है और एक दूसरा उसका विलोम शब्द है। इनमें से कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है? निम्न में से विलोमार्थक युग्म की पहचान, सही विलोमार्थक की पहचान करनी है। तो देखना, अनेश्वरीय एकेश्वरीय ये गलत है। अनेश्वरीय का होता है ऐश्वर्य। सुप्त
अशुद्ध नहीं होता दोस्तों, ये भी गलत। उर्वरा शर्वरा, ये भी गलत। अनुर्वरा होता है उर्वरा का। उत्कर्ष अपकर्ष, ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन जो डी है वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, क्योंकि यही विलोम शब्दों का जोड़ा इसमें बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, जरा देख लीजिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग शब्द वे होते हैं जो पुरुष होने का बोध कराते हैं या लिंग में पुल्लिंग होने का बोध कराते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आम खाया जाता है कि खाई जाती है? तो आम खाया जाता है। आम की उस शब्द के साथ क्रिया जोड़ करके आप पता लगा सकते हैं कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। माल्टा, माल्टे का रस बनाया जाता है या माल्टा भी खाया जाता है। घिया घसी जाती है, घिया होती है, घिया होता नहीं है। शहतूत होता है और घिया होती है, इसलिए ऑप्शन सी ये स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन सी ही क्या है, इसका सही जवाब है। याद रखना प्यारे दोस्तों कि स्त्रीलिंग कौन सा शब्द, कौन सा विकल्प है इनमें से, ऑप्शन सी विकल्प। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, क्या बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान कीजिए। मिश्र वाक्य होते क्या है? देखो, जब बात अर्थ के आधार पर वाक्यों की हो तो अर्थ के आधार पर, इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं, वाक्य 8 प्रकार के, वाक्य 8 प्रकार के होते हैं या वाक्य के 8 हैं। लेकिन प्यारे साथियों, आपको अगर पूछा जाए कि वाक्य की संरचना के आधार पर या रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य। कौन सा होता है? संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है प्यारे साथियों मिश्र वाक्य। कौन सा होता है? मिश्र वाक्य। इसमें एक विधेय एक उद्देश्य होता है, इसमें दो विधेय, दो अलग अलग उपवाक्य होते हैं जिनको किसी न किसी योजक द्वारा जोड़ा जाता है। और मिश्र वाक्य एक उपवाक्य पर दूसरा आश्रित है। अब देखें इनमें से कौन सा। यहाँ काम समाप्त हो गया है, इसलिए अब तुम जाओ, बिल्कुल यही है मिश्र वाक्य का उदाहरण। मैं अभी खेलना चाहती हूँ, ये सरल वाक्य का उदाहरण। ये कैसे वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। मैंने एक बिल्ली और एक कुत्ता देखा, यह भी सरल वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, क्योंकि देखने का काम एक बार यानी क्रिया एक है तो विधेय एक हुआ। तुम्हारे पास ऐसी कोई अमूल्य वस्तु नहीं जो तुम मुझे दे सको, ये भी दोस्तों ध्यान रखना है। ये आपका हाँ, माफी चाहते हैं दोस्तों, ये है आपका संयुक्त। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसका सही जवाब जो है होगा, मैंने इसको मिश्र कहा होगा, ये गलत है। ये संयुक्त वाक्य है। जो तुम्हारे पास है, जो तुम मुझे दे सको, तुम्हारे पास ऐसी कोई वस्तु, अमूल्य वस्तु नहीं है जो तुम मुझे दे सको, तो ये है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा है? मिश्र वाक्य। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए। अरे वाह, कैसी निखरी चांदनी रात। उपयुक्त विराम चिन्ह द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अरे देखो यहाँ पर, अरे वाह, तो ये तो आ गया क्या है? ये तो आ गया विस्मयादिबोधक। ये तो क्या आ गया? विस्मयादिबोधक। और यहाँ पर लगा है तो बहुत बढ़िया, यहाँ पर लगना है पूर्ण विराम। क्या लगना है दोस्तों? पूर्ण विराम। ऑप्शन डी है। तो याद रखना, यहाँ पर ये तो है आपका इन्वर्टेड कोमा, ये है आपका उप विराम, इसको उप विराम बोलते हैं। अगर हिंदी में आप पढ़ने जाओगे तो ये होता है उप विराम, ये होता है उद्धरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह? उद्धरण चिन्ह। और ये होता है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। तो ये ध्यान रखना है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये लास्ट में जब लगता है तो उसको बोलते हैं पूर्ण विराम चिन्ह। क्या बोलते हैं मित्रों? पूर्ण विराम चिन्ह। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसे सवाल है तो कर लोगे, क्योंकि आसान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उस सर्वनाम की पहचान कीजिए जिसे लेखक अपने लिए प्रयोग कर सकता है। उस शब्द की पहचान कीजिए, तो ये केवल यही है। और इसको अगर आप हिंदी व्याकरण में या व्याकरण में आप इसकी कोटि ढूंढेंगे तो व्याकरण में इसको आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो ये आपको ध्यान रखनी है बात, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। तुमसे ये खुद के लिए नहीं कह सकते, उससे आपके खुद के लिए नहीं हो सकते, इसलिए इसका सही जवाब मेरे होगा। क्लियर ऑप्शन है ऑप्शन डी, राइट आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो ढका हुआ न हो। जो ढका हुआ हो वो आच्छादित होता है, अपरिछिन्न भी हो सकता है, अनेर नहीं हो सकता, अद्युड्डा नहीं हो सकता, नई नवेली दुल्हन को कह सकते हैं। जो पद से विमुख हो उसे अच्युत कहते हैं, नहीं हो उसे अच्युत कहते हैं। तो अपरिछिन्न, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। तो 10 सवालों तक हमें कोई दुविधा नहीं हुई है अब तक, एकदम आसानी के साथ हम सारे प्रश्नों को कर रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत बार पूछा जाता है, जैसे जो पत्नी के साथ आया हो, ऐसा सवाल भी आता है। जो पत्नी के साथ आया हो तो उसे क्या कहते हैं? साथ हो तो उसे कहते हैं साथियों एक शब्द में सपत्नी। क्या कहते हैं? सपत्नी। तो इस प्रकार से वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, उनके जवाब भी आपको करने। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखो, दिए गए शब्दों में से संबंध बोधक अव्यय की पहचान कीजिए। संबंध बोधक होते कौन से हैं? संबंध बोधक होते हैं कि संबंध बोधक है जहां तहां, ये तो स्थानवाचक हो गया, सिवा संबंध बोधक नहीं है, और इतर बोधक है। ऑप्शन केवल एक ही है, संबंध बोधक। का, के, की, संबंध बोधक यही है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, राइट राइट, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, देखो, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि वाक्य जो होते हैं वो होते हैं सरल वाक्य, वो होते हैं संयुक्त वाक्य, और वो होते हैं मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन किसके आधार पर होते हैं? ये होते हैं भैया संरचना या रचना के आधार पर। हमें पूछा गया है संयुक्त वाक्य, तो बताते हैं तुमने लिखा था कि तुम कल पहुंच रहे हो, ये गलत है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसका उदाहरण है मिश्र वाक्य का उदाहरण। चाहे पहले प्रश्न लिखें अथवा उदाहरण लिखें, ये भैया आपका हो सकता है, क्या हो सकता नहीं है ही आपका संयुक्त वाक्य है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। राजस्थान में ठंड होती है, ये सरल वाक्य। ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। यह तो ठीक वैसा ही है जैसा तुमने बताया था, ये प्यारे दोस्तों मिश्र वाक्य है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? अथवा वाला, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो आप कर पाओगे आराम से अंदाजन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए। दोस्तों जो संज्ञाएं होती हैं वो 3 होती हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आराम से करिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है साथियों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और एक होता है प्यारे दोस्तों भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। तो ये 3 जो हैं
वो संज्ञा के प्रकार होते हैं। ये होती है भाववाचक संज्ञा। अब आपको ढूंढना क्या है, भाववाचक संज्ञा ढूंढनी है। व्यक्ति किसी एक ही नाम का बोध कराए, एक ही व्यक्ति का बोध कराए, वो व्यक्तिवाचक। संपूर्ण जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक। तो तरुण, तरुण यानी जवान, जवानी नहीं है, जवान है। तो ये तो आपको बता दूं कि ये तो अपने आप में विशेषण है। क्या है दोस्तों, विशेषण है, संज्ञा शब्द ही नहीं। बूढ़ा, बूढ़ा भी अपने आप में क्या है दोस्तों, विशेषण। बूढ़ा भी क्या है, विशेषण है। तो दो संज्ञा ही नहीं है, तो जातिवाचक और भाववाचक का तो प्रश्न ही नहीं उठता। चिकित्सा, हाँ जी बिल्कुल, ये भाव है। चिकित्सा का क्या होता है, भाव होता है। और वक्ता, वक्ता कहने वाला होता है। और ये दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ये संज्ञा, लेकिन कौन सी संज्ञा है, ये है जातिवाचक, सभी वक्ता। तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई, इसमें भाववाचक संज्ञा ऑप्शन सी। ठीक है, कर पाओगे, कर लेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सोनम अभी आई है, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। सोनम अभी आई है, आ चुकी है ना, तो ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है दोस्तों। पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन में देखते हैं है कि नहीं। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, ऑप्शन में ऐसा उदाहरण हमें मिलेगा। पूर्ण भूत का नहीं है, पहले का काम नहीं है। सामान्य वर्तमान का नहीं है, पूर्ण वर्तमान का है। सामान्य वर्तमान का होता तो ये होता पुस्तक पढ़ता है। क्या, पुस्तक पढ़ता है, तो ये हो गया आपका सामान्य वर्तमान। आसन्न भूत का होता तो ये होता अभी अभी आई है। ओहो, अभी आई है। हाँ भी चाहते हैं, अभी शब्द दिया हुआ है, ये पूर्ण वर्तमान तो हो जाता, लेकिन देखो ये अभी का जो सिचुएशन है, ये बताता है दोस्तों ये पूर्ण वर्तमान नहीं है। वर्तमान, सोनम आई है होता तो ये हो जाता पूर्ण वर्तमान। लेकिन माफी चाहता हूँ प्यारे दोस्तों कि यह पूर्ण वर्तमान का ना होकर के आप किसका बताएंगे, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल का बताएंगे। अभी अभी कोई काम संपन्न हो चुका है तो वो आसन्न भूत हो जाता है। ठीक है, आसन का मतलब नजदीकी, भूत का है लेकिन नजदीकी है ना, जो वर्तमान के नजदीकी है लेकिन वो भूत में हो चुका है, काम हो चुका है, आने का काम हो चुका है, अभी अभी हुआ है, तो ये आसन भूत में चला जाएगा। उसके लिए मुझे माफ करना, मैंने पहले आपको पूर्ण वर्तमान बताया। ठीक है, आगे बढ़ो, चलिए। सवाल नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से उस वाक्य की पहचान कीजिए जिसमें अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अन्य पुरुष का प्रयोग किया गया है, आप कब आए, ये तो मध्यम पुरुष, सुनने वाला है ना, तो मध्यम पुरुष है। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया, ये निजवाचक सर्वनाम है और वैसे ये मध्यम पुरुष है। उसकी माँ उसके लिए एक घड़ी लाई, ये बिल्कुल अन्य पुरुष का है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो बनेगा प्यारे साथियों, वो बनेगा ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। ओफो, बहुत बढ़िया, देखते हैं। अंतक, तरंगी, मयूर, नहीं, ये तो नहीं है। यावर, रमैया, अमीर, ये अमीर अलग है और यावर और रमैया घूमने वाले के लिए आता है। जनेऊ, यज्ञोपवीत, उपवित्र, ये बिल्कुल ठीक है, ये एकदम सही है उत्तर इसका। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी सही है इसका जवाब। ठीक है साथियों, आगे बढ़ो। देखिए अगला सवाल, सवाल क्या है, निम्नलिखित में से हेतु मध्य भविष्य काल के वाक्य की पहचान कीजिए। दोस्तों हेतु मध्य भविष्य काल में पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि भविष्य काल की बात हो, आने वाले समय की बात, भविष्य काल की बात हो, यानी आने वाले समय। कौन से समय की, आने वाले समय में क्रिया संपन्न हो, आने वाले समय में क्रिया संपन्न होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो देखो संभव है कल बारिश, ये तो संदिग्ध है, ये तो संभावना है, क्या है, संभाव्य, संभाव्य भविष्य है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, संभाव्य भविष्य। कल रोशन आएगा, ये निश्चय है और ये भविष्य है, इसमें कोई दुविधा नहीं है।
ठीक है, वह इतना ही विनम्र रहे तो सब उसे प्यार करने लगे। हाँ बिल्कुल, तो जहां आ जाता है समझ लेना वह किसका हो जाता है, हेतु मद भूत का हो जाता है। कारण और कारक दो चीजें जहां आती हैं वो हेतु मद का हो जाता है। वो प्राचीन यानी पहले के समय में बात हो तो वो भूतकाल की, और आने वाले समय की बात हो तो वो भविष्य काल का प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आज की क्लास का ये 18वां सवाल है हमारे सामने। DSSS हेड कलर 21 फरवरी 2022 शिफ्ट सेकंड का सवाल है। सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सार्वनामिक विशेषण होता क्या है, सर्वनाम जब किसका काम करे, सर्वनाम जब विशेषण बन जाए, सर्वनाम जब क्या बन जाए, विशेषण बन जाए, विशेषण बन जाए। तो दोस्तों कब बन जाता है विशेषण, बन जाए तो याद रखना विशेषण कब बनता है, इस बात का ख्याल रखना। सर्वनाम विशेषण कब बनता है, संज्ञा के साथ सर्वनाम आ जाए, संज्ञा के बाद सर्वनाम हो, क्योंकि सर्वनाम तो संज्ञा के स्थान पर आते हैं ना, तो सर्वनाम आए तो संज्ञा नहीं आएगी, संज्ञा के बाद अगर फिर से सर्वनाम आ रहा है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है विशेषण। देखो नया घर, ये पहले आया है तो ये तो विशेषण है, और ये गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण बहुत सुंदर, ये बहुत है, प्रविशेषण है, प्रविशेषण है। विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण होता है, सुंदर ये गुणवाचक है। ये क्या है, गुणवाचक। भला और आदमी, देखो ये भी क्या है, भला आदमी। अब ये बन गया आपका क्या, वैसे भला तो क्या होता है, सर्वनाम होता है, और सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है नया घर, भला आदमी, कोई नौकर। भला आदमी ये गुणवाचक, ये क्या है, गुणवाचक। और ये देखो कोई नौकर, ये अनिश्चयवाचक है और नौकर भी साथ है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होना चाहिए। इन चारों विकल्पों में से सबसे बेटर ऑप्शन यही, इसलिए इसका ऑप्शन डी का। आगे बढ़िएगा, सवाल क्या है, निम्नलिखित, आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट सवाल है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कष्ट में जीवन व्यतीत करना है, कष्ट में, दुख में जीवन कट रहा है, कौन सा मुहावरा कहता है, गिन गिन कर दिन काटना, दिन काटना, ये सिरोरेख एक है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जीवन बहुत कष्ट में है और एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, तो गिन गिन करके दिन काटे जा रहे हैं, इसलिए यही इसका सही जवाब है। गठरी काटना, गठरी काटने का मतलब तो होता है रिश्वत लेना या पैसे ऐंठना। गिन गिन कर पैर रखना नहीं होता है, संभल संभल कर पैर रखना या फूक फूक करके पैर रखना होता है। घास काटना नहीं होता है, घास काटने का मतलब होता है अनावश्यक जल्दबाजी करना, अनावश्यक आगे तेज चलना। तो इसका लिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए ही है, बिल्कुल सही है। और आज की क्लास का अंतिम सवाल देखिए, निम्नलिखित में से द्विकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन। द्विकर्मक, दो कर्म जहां आते हैं, दो कर्म के लिए जहां क्रिया, दो कर्म के लिए क्रिया प्रयुक्त हो तो वहां क्रिया आए, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, द्विकर्मक होती है, द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रिया। कल उसे बुला ले, नहीं, मैं किशोर को खाना खिलाती हूँ, किशोर को और खाना खिलाती हूँ तो क्रिया एक ही है। किशोर को खाने को खिलाती हूँ, वह तख्त पर लेट गया, ये भी नहीं है। तुमने पूरी पुस्तक पढ़ डाली, ये भी नहीं है। ऑप्शन यही सही है। एक तो इसमें किशोर क्या है, कर्म, ये गौण कर्म है, क्या है, गौण कर्म। और ये खाना, ये खाना कर्म है, ये भी क्या है, और ये मुख्य कर्म है। आपको बता दूं, क्रिया से जस्ट पहले मुख्य कर्म होता है और उससे पहले आता है जो गौण कर्म। याद रखना, ऑप्शन आपके लिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो इसलिए आज की क्लास में हमने ये सवाल देखे हैं, बहुत सारे सवाल देखे हैं,
आने वाली क्लास में आपसे बहुत सारी ढेर सारी चर्चाएं हम करेंगे। आने वाली क्लास में हमारा 10 मिनट शो भी चल रहा है, इसमें भी आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। बहुत अच्छी क्लास लग रही होगी। 10 मिनट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। आने वाली क्लासें इससे भी बेहतर होने वाली, तो लगातार हमसे जुड़े रहिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखे रहना। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते रहना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बना रहिए प्लस माइनस के लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।